नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनिल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं अनिल आप सभी के सामने राजस्थान ज्योग्राफी की श्रृंखला लेकर आया हूं और आज अपन जो बात करेंगे वो पूर्वी राजस्थान की बात करेंगे। अपन ने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश देख लिया, अरावली देख ली और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग का वर्णन कर लिया था। आज जो अपन बात करेंगे पूर्वी राजस्थान की बात करेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पर अपन जो देखने वाले हैं पूर्वी राजस्थान से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या चीजें देखी जाएगी। देखो भाई, अपन जो बात करेंगे वो पूर्वी राजस्थान की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई? पूर्वी राजस्थान की बात करेंगे। पूर्वी राजस्थान का जो वर्गीकरण किया गया था वो मैदानों के आधार पर किया गया था और यहाँ पर जो नदियां हैं ये नदियां क्या करती है, इन मैदानों का निर्माण करती है। तो आज जो अपन बात करेंगे प्रमुख रूप से कौन कौन सी नदियां यहाँ पर हैं और कौन कौन से यहाँ पर मैदान पाए जाते हैं, तो उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज अपन जो देखने वाले हैं पूर्वी राजस्थान जो भौतिक प्रदेश है, इस पूर्वी राजस्थान की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे और यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन और किस किस लेवल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में अपन ब्रीफ से अध्ययन करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपन जो बात कर रहे थे पूर्वी राजस्थान की, तो अपना ये राजस्थान है और इस राजस्थान में बात करें तो ये बीचों बीच अरावली है। अरावली का अध्ययन अपन ने कर चुके हैं। इधर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है और इधर पूर्वी राजस्थान है। ये था अपना हाड़ौती प्रदेश। ये क्या था बच्चे? हाड़ौती प्रदेश। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसको अपन पढ़ चुके हैं, इसको अपन पढ़ चुके हैं और इसको भी अपन पढ़ चुके हैं। आज जो चर्चा करेंगे वो कौन से करेंगे? पूर्वी राजस्थान की। मैंने आपसे कहा था कि राजस्थान के अंदर अगर वर्षा का वितरण की बात करें तो यहाँ पर 0 सेंटीमीटर वर्षा, यहाँ पर अगर मैं बात करूं 50 सेंटीमीटर, यहाँ पर 60 सेंटीमीटर और यहाँ पर 80 सेंटीमीटर। और मेरे प्यारे बच्चा, हाड़ौती प्रदेश में 80 सेंटीमीटर प्लस 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 वर्षा होती है और अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 120 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा देखने को मिलती है। तो मेरे प्यारे बच्चा, अपन जो बात कर रहे हैं वो किसके कर रहे हैं? वो पूर्वी राजस्थान की। तो पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर वर्षा का जो वितरण है वो 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर पाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर अगर अपन बात करते हैं पूर्वी राजस्थान की तो सबसे पहले अपन उद्गम की बात करेंगे। तो इसका जो उद्गम हुआ है वो कब हुआ है? इसका जो उद्गम हुआ है वो प्लेस्टोसीन काल में हुआ है। कौन से काल में हुआ है? प्लेस्टोसीन काल में हुआ है। और इस प्लेस्टोसीन काल में जब इसका उद्गम हुआ बच्चे, तो देखो यहां पर ये किस भूभाग का भाग माना जाता है? तो इसका भाग या फिर अवशेष की बात करेंगे। अवशेष की बात करें तो अवशेष माना जाता है ये 33 सागर का। किसका माना जाता है बच्चा? 33 सागर का ये अवशेष माना जाता है। ठीक है, देखो यहां पर अगर अपन बात करते हैं पूर्वी राजस्थान की, तो यहां पर जो है वर्षा का जो वितरण है वो 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर यहां पर वर्षा होती है। और यहां पर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी जो है यहां पर जलोढ़ मिट्टी होगी, क्योंकि यहां पर क्या पाई जाती है? नदियां। और नदियां क्या लेकर आती है? जलोढ़ मृदा लेकर आएगी। मृदा, ठीक है। देखो नदियां क्या करती है? नदियां अवसाद लेकर आती है और उस अवसाद से ही किसका निर्माण होता है? मिट्टियों का निर्माण होता है। और जहां जहां नदियां होती है वहां वहां किसका निर्माण होगा? मिट्टियों का निर्माण होगा। और मिट्टियां कौन सी होगी? वो होगी जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा मानी जाती है। ठीक है, तो आपको और क्या ध्यान रखना है? यहाँ पर मिट्टी कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी को राजस्थान में किस नाम से जाना गया? तो जलोढ़ मिट्टी को राजस्थान के अंदर एल्फीसोल के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया बच्चे? एल्फीसोल के नाम से जाना गया। एल्फीसोल जो नाम दिया, ये जो नाम दिया वो कौन सी संस्था ने दिया भाई? कौन सी संस्था ने? तो एक संस्था थी ICAR। कौन सी संस्था है मेरे प्यारे बच्चा? ICAR है। ICAR की बात करो तो इंडियन काउंसिल फॉर
एग्रीकल्चर रिसर्च, या फिर इसी को कहते हैं भारतीय कृषि परिषद अनुसंधान केंद्र। भारतीय कृषि परिषद अनुसंधान केंद्र, और इसका जो हेडक्वार्टर है या फिर इसका मुख्यालय जो है वो मुख्यालय कहां पर बनाया गया बच्चे? इसका मुख्यालय बनाया गया नई दिल्ली में। कहां बनाया गया? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय बनाया गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अब अपन जो बात करने वाले हैं वो बात कर रहे हैं यहां पर वनस्पति की बात करेंगे। तो यहां पर जो वनस्पति होगी वो होगी पतझड़ वनस्पति, पतझड़, या फिर इसी को कहेंगे पर्णपाती वनस्पति, पर्णपाती वनस्पति, या फिर इसी को कहेंगे मानसूनी वनस्पति। मानसूनी वनस्पति क्यों कहा? क्योंकि मानसूनी वनस्पति इसलिए कहा क्योंकि ये जो वनस्पति है, ये वनस्पति जब जब मानसून आता है तब तब क्या करती है? ये अपना विकास करती है, अन्यथा अपना विकास नहीं करती। ठीक है, इसलिए इसको मानसूनी वनस्पति के नाम से भी जाना गया। मेरे प्यारे बच्चा, यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर और चीज अपन को, जैसे जलवायु कौन सी पाई जाती है, तो यहां पर जो जलवायु पाई जाएगी वो आर्द्र जलवायु पाई जाएगी। कौन सी जलवायु? आर्द्र जलवायु यहां पर पाई जाएगी। ठीक है, आर्द्र जलवायु यहां पर पाई जाएगी। इसी के साथ अगर अपन बात करें तो आगे और चीजों को अपन देखेंगे, कौन कौन सी चीजें के बारे में यहां पर डिटेल से अपन को बताया गया। ठीक है बच्चे, देखो यहां पर तो आपको ध्यान रखना है, उद्गम कब हुआ? प्लेस्टोसिन काल में हुआ। भाग अवशेष तैंतीस सागर के माने जाते हैं। वर्षा 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर, और मिट्टी जलोढ़ मृदा, यानी कि जलोढ़ मृदा को एल्फी कहा जाता है। अगर इस जलोढ़ मृदा की मैं बात करता हूं, इस जलोढ़ मृदा की मैं बात करूं तो एक बात यहां पर याद रखनी है कि ये भारत में सर्वाधिक पाई जाती है भाई, सर्वाधिक पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है, और ये भारत के अंदर लगभग 42% क्षेत्रफल को क्या करती है? कवर करती है। कवर अप कितना करती है? 42% क्षेत्रफल को ये क्या करती है? कवर अप करती है। ठीक है बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत? तो लिखो इसके अंदर, लिखवा देता हूं आपको, लिखो इसके अंदर, लिखो इस भौतिक प्रदेश का निर्माण, इस भौतिक प्रदेश का निर्माण, इस भौतिक प्रदेश का निर्माण प्लेस्टोसिन काल में हुआ, प्लेस्टोसिन काल में हुआ, प्लेस्टोसिन काल में हुआ। कौन से काल में हुआ? प्लेस्टोसिन काल में हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या ध्यान रखना है आपको? इसके बाद ध्यान रखना है, लिखो एक लाइन, यह इस भौतिक प्रदेश में, इस भौतिक प्रदेश में 33 सागर के अवशेष या भाग पाए जाते हैं। 33 सागर के अवशेष या भाग पाए जाते हैं। कोई दिक्कत? चले, फिर इसके बाद में लिखो, यहां पर वर्षा का वितरण, यहां पर वर्षा का वितरण 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर माना गया। 60 से 80 सेंटीमीटर माना गया। फिर लिखो, यहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जिसे एल्फी सोल के नाम से जाना गया। जिसे किस नाम से जाना गया? एल्फी सोल के नाम से जाना गया। ठीक है, फिर थोड़ा सा लिख लो, एल्फी सोल नाम ICAR संस्था ने दिया। एल्फी सोल नाम ICAR संस्था ने दिया, जो 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 यानी कि जिसकी
स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई, जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई, 16 जुलाई 1929 को हुई, 16 जुलाई 1929 को हुई। ठीक है। और आईसीआर के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो देखो मैंने लिखवा दी यहां पर, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि परिषद अनुसंधान केंद्र, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? और भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वो जलोढ़ मिट्टी है। फिर यहां पे लिखो, इस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक पतझड़ वनस्पति या पर्णपाती वनस्पति या मानसूनी वनस्पति पाई जाती है, पाई जाती है। ठीक है, पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। फिर लिखो यहां पर, इस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है? आर्द्र जलवायु यहां पर पाई जाती है। तो ये सब आपने लिख लिया। अब आगे अपन चलते हैं। अगर इस प्रदेश की बात करें पूर्वी राजस्थान की, तो पूर्वी राजस्थान जो है वो कैसे है? पूर्वी राजस्थान जैसे अपना राजस्थान ही है, सॉरी अपना भारत है। ये अपना भारत है, और इस भारत में यहां पर गंगा नदी जो उत्तराखंड से आती है, और उत्तराखंड से एक और नदी आती है, इसका नाम है यमुना। ये यमुना है और ये गंगा है। ठीक है, और ये यहां पर जाकर इसमें मिल जाती है, जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद। ठीक है भाई, यहां पर अपना प्यारा सा राजस्थान है। और इस राजस्थान में जो पूर्वी भाग है, कि क्या माना जाता है कि गंगा नदी का जो अवसाद था, ये अवसाद जमता जमता कहां पर आया? पूर्वी राजस्थान में। इधर यमुना नदी का भी आया, तो इन दोनों के अवसाद से पूर्वी राजस्थान के मैदानों का निर्माण भी माना जाता है। ठीक है, तो एक लाइन लिखो यहां पर, एक लाइन लिखो, गंगा नदी व यमुना नदी के अवसाद से इस भौतिक प्रदेश में मैदानों का निर्माण होता है, निर्माण हुआ। कोई दिक्कत? चले आएंगे। अब देखो, अगर इस पूर्वी राजस्थान की मैं बात करूं, तो पूर्वी राजस्थान जो है ये कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 23.03% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, जहां पर जो जनसंख्या है, ये जनसंख्या 39% है। अब देखो, सबसे ज्यादा जनसंख्या तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में है। जबकि अगर जनघनत्व की बात करें, तो सर्वाधिक जनघनत्व पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है। कहां पर? पूर्वी राजस्थान में। तो दो लाइन लिखो यहां पर, सबसे ज्यादा जनसंख्या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। जबकि
सबसे ज्यादा जनघनत्व पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो तो मरुस्थलीय क्षेत्र में है, यानी कि पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र में, और सबसे ज्यादा जो जनघनत्व है वो पूर्वी राजस्थान में है, क्योंकि कम जगह पर यहां पर ज्यादा लोग रह रहे हैं, वहां पर ज्यादा जगह पर कम लोग रह रहे थे। हाँ, इतना है कि 39 से 1% वहां पर ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी है। तो लिखा आपने, चले देखो। अब लिखते हैं, चलते हैं आगे। अब जनघनत्व की बात करें तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले जो जिले हैं कहां के, राजस्थान के। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले जैसे जयपुर है, जैसे भरतपुर है दूसरा, और पहला, दूसरा, तीसरा जो है वो है दौसा, और चौथा जो है वो है अलवर। तो यहां पर क्या पाया जाता है, सर्वाधिक जनघनत्व देखने को मिलता है। तो पूछा जाता है भाई सर्वाधिक जनघनत्व कहां पर देखने को मिलता है, तो कहां पर, जयपुर में। और जयपुर में 595 जनघनत्व, 595 जनघनत्व है। ठीक है, यहां पर 505 जनघनत्व है, और यहां पर 474 जनघनत्व है, 474 या 76, 476 जनघनत्व है। और अलवर की मैं बात करूं तो अलवर में 438 जनघनत्व है। तो सबसे ज्यादा जनघनत्व जयपुर में है। ठीक है, एक लाइन ये भी लिखो, फिर लिखो अरावली प्रदेश में 39% जनसंख्या 23.03% क्षेत्रफल पर निवास करती है। तो दोनों एक ही बात है, 23.0103% क्षेत्रफल पर निवास करती है। तो ये सब चीजें आपने लिखी। चले आगे देखो। देखो भाई, यहां तक लिख किया, चलते हैं आगे। अब अपन करेंगे पूर्वी मैदानों का वर्गीकरण। पूर्वी राजस्थान का वर्गीकरण। तो अपन वर्गीकरण करते हैं तो इसको अपन कितने भागों में, 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला जो भाग है बच्चे, वो पहला भाग कौन सा हो जाएगा, चंबल बेसिन या मैदान। ठीक है, दूसरा जो भाग होगा बच्चे वो कौन सा होगा, बनास बेसिन या मैदान। और तीसरा जो भाग होगा वो भाग कौन सा है, माही बेसिन। ठीक है, चंबल बेसिन के अंदर अपन पढ़ेंगे बीहड़, और बीहड़ जो है वो सर्वाधिक धौलपुर में। ठीक है, बनास बेसिन की बात करें तो बनास बेसिन का जो विस्तार है वो विस्तार टोंक, भीलवाड़ा, जयपुर, भरतपुर और दौसा के अंदर है। ठीक है, और इसके अंदर जो मैदान होंगे वो मैदान होंगे रोही का मैदान, या फिर इसी को कहते हैं रोही
दोआब क्षेत्र। दूसरा जो मैदान होगा वो होगा पीडमोंट का मैदान, और तीसरा जो मैदान होगा वो होगा खेराड़ का मैदान, और चौथा जो मैदान होगा वो होगा मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा करौली का मैदान, ठीक है। इसके बाद की बात करें माही बेसिन की, तो माही बेसिन के का जो विस्तार है वो विस्तार बांसवाड़ा, दूसरा जो है वो प्रतापगढ़, तीसरा है वो कौन सा डूंगरपुर में। और यहां पर अगर मैदानों की बात करें तो मैदान कौन से, छप्पन की पहाड़ी, छप्पन की पहाड़ी, दूसरा वागड़ का मैदान, और तीसरा रोही का मैदान। तो इस प्रकार से 3 यहां पर मैदानों का निर्माण हुआ। पूर्वी राजस्थान का वर्गीकरण 3 भागों में किया। पहला चंबल बेसिन या चंबल का मैदान, जहां पर बिहड़ भूमि सर्वाधिक धौलपुर में, और बिहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार जो है वो आपको सवाई माधोपुर में मिलेगा, ठीक है। और अगर विस्तार अगर जिलों में पूछे, जिलों में विस्तार पूछेगा तो धौलपुर, ठीक है, करौली और सवाई माधोपुर। तो 3 जिलों में आपको विस्तार देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बनास बेसिन की बात करें तो बनास बेसिन या मैदान का जो विस्तार टोंक, भीलवाड़ा, जयपुर, भरतपुर और दौसा में है। मैदानों की बात करें तो रोही का मैदान, रोही दोहाब क्षेत्र, पीडमोंट का निर्माण मैदान हुआ और खेराड़ के मैदान बना, मालपुरा करौली का मैदान बना। उधर की बात करें माही बेसिन की तो विस्तार बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, और मैदान की बात करें छप्पन की पहाड़ी, वागड़ का मैदान और रोही का मैदान। तो एक बार इसको आप उतार लीजिए ऐसे कैसे ही, एक बार उतार लीजिए इसको। देखो भाई, मिटा रहा हूं इसको। देखो भाई, चंबल बेसिन या मैदान की बात करेंगे तो चंबल बेसिन या मैदान की बात करें तो यहाँ की मुख्य नदी, मुख्य नदी, तो मुख्य नदी तो कौन सी हो गई, चंबल नदी। और इस चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी का जो उद्गम होता है वो उद्गम एमपी से होता है, धार जिला एमपी, और ये जो राजस्थान में प्रवेश करेगी, राजस्थान में प्रवेश चंबल नदी करेगी चित्तौड़गढ़ से, 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से। और राजस्थान के अंदर कितने जिलों में बहती है भाई, तो 6 जिलों में बहती है। कितने में, 6 जिलों में। और अगर बात करें तो राजस्थान से बाहर, राजस्थान से बाहर, तो राजस्थान से बाहर धौलपुर,
और राजस्थान से बाहर धौलपुर, और समापन जो है वो इटावा नगर यूपी में एक नदी है यमुना नदी, उसके अंदर होता है। ठीक है, इसके साथ अगर यहां की बात करें तो यहां पर बीहड़ का निर्माण होता है, बीहड़ भूमि, जिसको बीहड़ भूमि कह दो, उत्खात भूमि कह दो, या फिर उसी को उत्खनन भूमि कह दो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बीहड़ भूमि, उत्खात भूमि और उत्खनन भूमि के नाम से इसको अपन जान सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप एक बार लिखो, फिर अपन आगे देखते हैं। लिखो भाई। उतार लिया। देखो, यहां पर अपन ने देखा कि मुख्य नदी चंबल नदी है, उद्गम कहां से हुआ, धार जिला एमपी से हुआ। धार जिला कहां से हुआ भाई, एमपी से हुआ। और राजस्थान में प्रवेश चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से करती है। और जिलों के अंदर कितने, 6 जिलों में बहती है भाई। अगर देखो राजस्थान, एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान की कौन सी नदी सर्वाधिक जिलों में बहती है, तो राजस्थान की देखो 3 नदियां सर्वाधिक जिलों में बहती है भाई। एक ट्रिक याद करना, चंबल, चे फॉर चंबल, बे फॉर बनास और ले फॉर लूणी। तो 3 नदियां हैं जो 6-6 जिलों से बहती है भाई, बाकी की सब 6 से कम ही बहती है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चले, अब देखो भाई, अब बात कर रहे थे अपन उत्खात भूमि की। कौन सी भूमि की कर रहे थे, उत्खात भूमि की कर रहे थे भाई। ठीक है, और उत्खात भूमि के अंदर देखो यहां पर ये चीज अपन ने देख ली थी। यहां पर अगर अपन बात करते हैं, जैसे ये नदी है, तो ये जो नदी है जब ये अपने रास्ते चेंज कर लेती है, देखो ये एक बात ध्यान रखना कि चंबल नदी का वेग ज्यादा होता है, और इसी से ये क्या करती है, भूमि का अपरदन करती है, इरोजन करती है। और इरोजन करेगी तो क्या करेगी, ये रास्तों का निर्माण करेगी, नए नए रास्ते बनाएगी। तो नए नए रास्ते बनाने में माहिर कौन है, चंबल नदी। कौन सी नदी है भाई, चंबल नदी है। कौन सी नदी है, चंबल नदी। ठीक है, तो यहां पर देखो ये नदी इस प्रकार से बहती है, और इस प्रकार से बहेगी तो देखो ये नदी इस प्रकार से रास्ते चेंज कर लेती है। माना कि ये रास्ता पुराना है और नया रास्ता इस प्रकार से बना लेगी। इस प्रकार से रास्ते बनाएगी तो देखो यहां पर क्या होगा कि ये इस प्रकार से एक नाली नुमा संरचना बन जाएगी। यहाँ का पानी आएगा, इस इधर का बाहर का, और इस नाली नुमा संरचना हो जाएगी। और इन नालियों के माध्यम से इस मुख्य नदी में आकर ये पानी गिरेगा, इन नालियों के माध्यम से, इन नालियों के माध्यम से। और ये बीच में जो है पेड़ पौधे उग जाएंगे, बंजर भूमि हो जाएगी, जिसको अपन बोलते हैं बीहड़। क्या बोलते हैं इसको, बीहड़। और इनको बोलेंगे नालियां, जिसको अपन ने बोला है कि चंबल नदी सर्वाधिक अवनालिका प्रदान करती है। अवनालिका अपर्दन करती है। तो सर्वाधिक कौन सी नदी करती है अवनालिका अपर्दन, चंबल नदी। अब देखो अगर मैं बीहड़ की बात करूं तो ये बीहड़ का कुछ ऊंचा भाग है, कुछ नीचा भाग है, कुछ ऊंचा भाग है, कुछ नीचा भाग है, कुछ ऊंचा भाग, कुछ नीचा भाग। तो ऊंचे भाग को कहते हैं डांग क्षेत्र, जहां पर कौन निवास करेगा, डाकू। कौन निवास करेगा, जिसको अपन दस्यु भी बोलते हैं, डाकू या फिर दस्यु। और नीचे वाले भाग को बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं भाई, खादर प्रदेश बोलते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे। तो तो बिहार का उच्च भाग, ये कौन सा भाग हो गया, उच्च भाग। और ये कौन सा भाग हो गया, निम्न भाग। तो बिहार का उच्च भाग डांग कहलाता है, जहां पर डाकू या दस्यु लोग रहते हैं। ठीक है, और निम्न भाग खादर कहलाता है। ठीक है, अगर बिहार की भी बात करूं, एक बार यहां तक आप उतारीजिए इसको।
उतार लिया। देखो तो यहाँ इस डायग्राम को आपने उतार ही लिया होगा। अब यहाँ पर मैं एक लाइन लिखवाऊंगा, आपको ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। देखो बीहड़ जो है, इसका बीहड़ का जो विस्तार है वो विस्तार एक तो धौलपुर में मिलता है भाई, करौली में, और एक सवाई माधोपुर में, ठीक है। अब यहां पर सर्वाधिक बीहड़ सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं भाई? सर्वाधिक, एक तो सर्वाधिक कहां पाए जाएंगे ये पूछा जाएगा, तो सर्वाधिक तो धौलपुर में भाई, और सर्वाधिक विस्तार, तो सर्वाधिक जो विस्तार पाया जाएगा वो सवाई माधोपुर में, ठीक है। तो ये तीनों ही चीजें याद रखनी, विस्तार पूछेगा तो 3 जिले बता देना है, सर्वाधिक धौलपुर में, सर्वाधिक विस्तार सवाई माधोपुर में, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत? एक बार उतार लीजिए आप, उतारो भाई, उतारो भाई, इसको उतारो। और मैं इसमें कुछ चीजें लिखवाऊंगा। लिखो चंबल नदी रास्ते चेंज करने में प्रसिद्ध है, रास्ते चेंज करने में प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर लिखो, ये सब चीजें आपको समझ में आई होगी। एक चीज लिख लो, बीहड़ का यानी कि बीहड़ भूमि का उच्च भाग डांग क्षेत्र कहलाता है। बीहड़ भूमि का उच्च भाग डांग क्षेत्र कहलाता है, जबकि निम्न भाग खादर कहलाता है। निम्न भाग क्या कहलाता है? खादर कहलाता है, ठीक है। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि बीहड़ सर्वाधिक धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में, सर्वाधिक धौलपुर में पाया जाता है, सर्वाधिक विस्तार सवाई माधोपुर में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको चीजें ध्यान रखनी है। तो मिटा दो इसको। देखो भाई, बीहड़ के बारे में, बीहड़ की नानी किसे कहते हैं? तो बीहड़ की नानी धौलपुर को कहते हैं भाई, सॉरी, करौली को कहते हैं भाई। किसको कहते हैं? करौली को। तो बीहड़ की रानी किसे कहेंगे? करौली को कहेंगे। तो एक लाइन लिखो कि बीहड़ की रानी करौली को कहते हैं। बीहड़ की रानी करौली को कहते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर देखो कुछ योजना है, विकासात्मक योजना, उनके बारे में देख लेते हैं अपन। तो हेडिंग लगाओ, डांग क्षेत्र की विकासात्मक योजना। डांग क्षेत्र की विकासात्मक योजना। तो इसके अंदर सबसे पहले डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम पढ़ेंगे भाई। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, डांग क्षेत्र विकास क्रम। तो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो था ये 2004 में चलाया गया। कब चलाया गया भाई? 2004 में। और देखो इसका उद्देश्य क्या था, आपको पता है कि डांग क्षेत्र के अंदर डाकू रहते हैं, और डाकू लोग जब यहाँ पर रहेंगे तो डाकू लोग क्या पढ़े लिखे नहीं होते, ठीक है। तो उत्पात करते हैं, आतंकवाद करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं।
तो इस इन योजनाओं के माध्यम से इनको कहा गया कि भाई समझाया गया कि आप ऐसा मत करो, ठीक है। आप समाज के जो अन्य लोग हैं, समाज की जो मुख्य धारा है उसके अंदर चलो, ठीक है। तो उन लोगों को समझाया गया और उनको समाज के अंदर जोड़ा गया। तो इसका उद्देश्य ये है कि डांग क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ा गया। और इसका जो शुरुआत थी वो 2004 में, और राज्य सरकार का कार्यक्रम था भाई, राज्य सरकार का कार्यक्रम था, ठीक है। तो किसका कार्यक्रम है? राज्य सरकार का कार्यक्रम ये कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में कहते हैं कंदरा विकास कार्यक्रम। तो ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम की शुरुआत 1989 में की गई और ये केंद्र सरकार का विषय है, यानी इसको कौन चला रहा है? केंद्र सरकार। और इस कार्यक्रम के तहत भी लोगों को समझाया गया, उनको जागरूक किया गया कि आप ऐसा काम मत करो और आप क्या करो, आप समाज के अच्छे लोगों में रहो और समाज के लोगों के साथ उनको जोड़ा गया। तो ये इसका उद्देश्य था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है और आशा करता हूं कि जो मैं आपको कहता हूं वो आप मानते होंगे, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चा, मैंने आपसे कहा था कि प्रैक्टिस पेपर सभी को लाना है और अब टाइम कुछ भी नहीं रहा है क्योंकि एग्जाम फॉर्म चल रहे हैं, लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। मेरे प्यारे बच्चा, आप सभी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए क्योंकि एक बार एग्ज़ाम निकल गया तो ज़िंदगी सेट हो जाएगी। अगर एग्ज़ाम नहीं निकला तो फिर माहौल ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है बच्चे कि एक बार इस जो एग्ज़ाम है इसको क्रैक करें, नहीं तो फिर आपको 2-4 साल की बेरोज़गारी झेलना पड़ेगा। उन लोगों से पूछो जो 2-4 साल तक बेरोज़गारी झेलते हैं, ठीक है, और फिर बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से निवेदन है कि अच्छा से पढ़े, जैसे जैसे आपको टीचर्स बताते हैं उसके अनुसार पढ़े, ठीक है। तो आप सभी से निवेदन है कि अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आए तो बताएं जिससे हम आपका समाधान कर सकें। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाएंगे और टेस्ट सीरीज का काम चल रहा है, बुक्स का काम चल रहा है, नोट्स का, सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई दी जाएगी और आपके लिए सब कुछ, ठीक है। और आपका सिलेक्शन होगा तो हमारा भी नाम होगा और आपके माँ बाप का नाम होगा, माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा होगा, ठीक है। तो इससे ऐसा ही काम करो कि माँ बाप सीना तान के कह सके कि मेरी औलाद है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, और दूसरी बात ये कि सिलेबस में चेंजेस किया गया है, तो सिलेबस के आधार पर ही पढ़ाई करें। ऐसा नहीं कि पुराना सिलेबस पढ़े और उसको चले जाएं, क्योंकि बहुत सारा सेकंड लेवल में जोड़ा गया है, ठीक है। तो पटवार के अंदर भी कुछ सिलेबस चेंजेस किया गया है, रीड के अंदर भी किया गया है और वनपाल वन रक्षक के अंदर भी किया गया है। तो सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाई करें, ठीक है ना। और सिलेबस के अनुसार अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से हमें आशाएं बहुत है, उन आशाओं को तोड़ना नहीं है, ठीक है। तो आज अपन जो बात कर रहे थे पूर्वी राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं और पूर्वी राजस्थान में मैंने आपको बताया कंदरा विकास कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों के तहत जो है वो लोगों को जागरूक किया जाता है, उनको लोगों को जोड़ा जाता है समाज की मुख्य धारा के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तो ये 2004 में चलाया गया और राज्य सरकार का ये क्या था, कार्यक्रम था, ठीक है। कंदरा विकास कार्यक्रम 1989 में चलाया गया था और ये 2004 में चलाया गया। तो ये चीजें अपन को यहाँ पर देखनी है। और इसके बाद में जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इसके बाद में जो पढ़ने वाले बनास बेसिन या बनास नदी जो मैदानों का निर्माण कर रही है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। तो एक बार इसको आप उतार लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए और उसके बाद ही निर्णय लें, ठीक है। तो एक बार उतारिए, इसको उतार तो लिया ना, हाँ चलो ठीक है। हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए। ठीक है, आज का टाइम हो गया क्लास का, दूसरी क्लास आपकी स्टार्ट होगी, तो हम आपसे आज विदा लेंगे और कल इसी समय आपसे मुलाकात होगी और नए चीज़ों के साथ, नए आपके लक्ष्य के साथ, नए मोटिवेशन के साथ, नए जोश के साथ कल अपन आएंगे और फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे।
तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ाई कीजिए और अपने सपने साकार कीजिए। ठीक है बच्चे, तो जय हिंद, जय भारत।